यूपी बोर्ड क्लास 6 का साइंस यानी कि विज्ञान का चैप्टर नंबर 16 है जल यानी कि वाटर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का में कह रहा है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है। जो हमारा पृथ्वी है उसका कितना भाग जो है वो जल से घिरा है। तो पहला ऑप्शन है लगभग 2/3, दूसरा ऑप्शन है लगभग आधा, तीसरा ऑप्शन है लगभग 3/4, चौथा ऑप्शन है लगभग 1/4। तो आपको ध्यान में रखना है जो हमारी पृथ्वी है उस पे जो लगभग 2/3 भाग है वो है जल से घिरा हुआ है। कितना है? 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड है। प्रश्न नंबर सेकंड में कह रहा है कि प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप है। प्राकृतिक जल का कौन सा ऐसा रूप है जो सबसे शुद्धतम है? पहला ऑप्शन दे रखा है वर्षा का जल, दूसरा है भूमिगत जल, तीसरा है धरातल का जल और चौथा है समुद्री जल। तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, जो हमारा समुद्री जल होता है उसमें तो NaCl होता है यानी कि लवड़ी होता है। ये तो हमारा शुद्धतम रूप तो हो ही नहीं सकता है। धरातल का जल भी आप में देखते होंगे जो आपका धरातल पे जल है, जैसे कि तालाबों में है, नदियों उदियों में है, ये सब जो होते हैं ये क्या शुद्धतम है? बिल्कुल नहीं है कि इसमें कितना कड़ धूल काड़े सब मिट्टी उट्टी सब मिली हुई है, तो ये भी नहीं बचा। आपके पास भूमिगत जल है वो क्योंकि रिस्क कर जाता है, मान लीजिए कहीं पे गंदा पानी है वो भी रिस्क करके ही नीचे पृथ्वी में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी शुद्ध जल नहीं होगा। लेकिन जो वर्षा का जल होता है वो सबसे शुद्ध जल होता है, इसको हम बोलते हैं अशुद्ध जल। ठीक है, इसको हम किसी और एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या होता है? अशुद्ध जल होता है। यानी ये सबसे शुद्धतम रूप होता है जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है। इसको हम डिस्टिल वाटर या अशुद्ध जल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर गा में पूछ रहा है कि शुद्ध जल होता है, जो शुद्ध जल होता है कैसा होता है? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है केवल रंगहीन होता है, दूसरा है केवल पारदर्शी होता है, तीसरा है केवल रंगहीन तथा स्वादहीन होता है, जबकि चौथा ऑप्शन है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी। तो आपको ध्यान में रखना है जो हमारा जल होता है, शुद्धम जो जल होता है वो कैसा होता है? वो फ्रेंड्स वो होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और पारदर्शी होता है। यानी कि इसमें सभी चीज़ें पाई जाती हैं, ना तो उसका कोई स्वाद होता है, ना उसका कोई गंध होता है, ना ही उसमें कोई कलर होता है, ना ही वो पारदर्शी होती है। वो पारदर्शी होती है। ठीक है, उसमें क्या जो सबसे शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है? पारदर्शी होता है, इसको मार पार देख सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला है जल घोल सकता है। जो जल होता है घोल सकता है। पहला ऑप्शन है केवल ठोस पदार्थ को, दूसरा है ठोस एवं द्रव एवं गैस तीनों को, या केवल ठोस एवं द्रव पदार्थ को, या केवल द्रव को। तो आपको ध्यान में रखना है जो जल होता है वो सबको घोल सकता है। किसको किसको घोल सकता है? वो ठोस को भी घोल सकता है, जैसे चीनी को अगर हम पीस करके उसमें घोल दे तो घुल जाएगा। द्रव को भी घोल सकता है, जैसे कि दूध को मिला देंगे तो वो भी घुल जाएगा। गैस को भी घोल सकता है, गैस तो ऑलरेडी उसमें घुला ही रहता है, क्योंकि जो हमारा गैस जो खाली जगह रहती है वो गैसों से ही भरी रहती है, इसलिए इसको करता है जो जल होता है वो सबको घोल सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा जा रहा है जल के तलछट्टीकरण हेतु उपयोग किया जाता है। जल होता है उसके तलछट्टीकरण हेतु यानी उसके शुद्धिकरण के लिए यानी साफ करने के लिए किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर का, दूसरा है क्लोरीन का, तीसरा है फिटकरी का, चौथा है ओजोन का। तो जल होता है उसके तलछट्टीकरण के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वो हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका फुल फार्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल और चीज़ का होता है जो कलर हमारे कपड़ों का कलर उड़ाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में पूछा जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो जैसे कि पहला यहाँ पे कथन दे रखा है कि समुद्र का जल सबसे बड़ा
स्रोत है किसका है, जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, समुद्र का। सबसे अधिक पानी कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। लेकिन ये पीने योग्य नहीं रहता है क्योंकि ये लवड़ी होता है, खारा पानी होता है, ये पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। इसको पीकर आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। सेकंड है सभी जल सभी जीवधारियों का क्या होता है, प्रमुख घटक है। जो जल होता है सभी जीवधारियों के लिए प्रमुख घटक है क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है, जल अगर है तो ही जीवन है, अगर नहीं जल है तो जीवन नहीं है। अगला है जल में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं इसलिए ये एक अच्छा विलायक होता है। तो फ्रेंड तो आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखना है। एक विलायक क्या होता है, एक विलेय क्या होता है, और एक विलयन क्या होता है। तो विलयन उसको कहते हैं जो विलायक और विलेय से मिलकर बनता है, उसको विलयन कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं। और विलयन में क्या चीज़ रहती है, मान लीजिए कोई विलयन बना गया जैसे कि चीनी और पानी, क्या नाम है, चीनी और पानी का घोल बनाया गया, उसको जो घोल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। इसमें कुछ चीनी मिलाएंगे, चीनी क्या होगी, कम मात्रा में होगी, पानी ज़्यादा में मात्रा में होगा। तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ज़्यादा मात्रा क्या होता है, कहलाता है, ये हमारा विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है। और जो कम मात्रा में होता है, जो घुलता है, उसको हम बोलते हैं, जैसे चीनी होगा, चीनी कम मात्रा में रहेगी, चीनी कम डालेंगे तो ये हमारे क्या होती है, विलेय होती है। क्या होती है, विलेय होती है, ध्यान में रखेंगे, विलेय होती है। और जो दोनों चीज़ के मिलने के बाद क्या बनता है, विलयन बनता है। विलयन क्या बनेगा, विलयन। दोनों चीज़ मिलने के बाद ये दोनों मिक्स कर दिए जाएंगे तो ये क्या लगे, जो हमारा बनेगा, जो हमारा शरबत बनेगा, वो शरबत क्या कहलाता है, वो हमारा विलयन कहलाता है। तो ठीक है, तो आपका जो पानी होता है सबसे अच्छा क्या होता है, विलायक होता है, क्योंकि जो जिसकी मात्रा अधिक होगी, जैसे दूध है, जैसे पानी और दूध का मिक्सचर में अगर पूछा जाए कि विलयन कौन है, तो दूध कम मात्रा में मिलाते हैं। ठीक है, और पानी ज़्यादा रहता है। अगर उल्टा कर दिया जाए, इसी में दूध ज़्यादा ले लिया जाएगा और क्या नाम, पानी कम कर लिया जाएगा, तो तुम्हारा दूध हो जाएगा, वो विलायक हो जाएगा। ठीक है, जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलेय। बस इतना ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जल की कठोरता, उसमें घुले किसके कारण होती है, जो लवण होते हैं उसके कारण होती है। जल की जो कठोरता है उसमें घुले लवणों के कारण होती है। किसके कारण होती है, लवणों के कारण होती है। अगला प्रश्न है क्लोरीन द्वारा जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लोरीनीकरण। क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण। तो खाली स्थान में क्या भर देंगे, क्लोरीनीकरण। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला कथन यहाँ पे दे रखा है अपमार्जक। अपमार्जक यानी कि जो डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो पाउडर होते हैं कपड़े धुलने के लिए, डिटर्जेंट मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में से झाग देते हैं। तो जो डिटर्जेंट होते हैं बिल्कुल है, दोनों प्रकार के जो जल होते हैं, चाहे मृदु रहे चाहे कठोर रहे, लेकिन कठोर के साथ थोड़ा सा कम झाग देंगे और मृदु के साथ ज़्यादा वो झाग देते हैं। तो इतना आपको पता चल जाएगा, लेकिन झाग दोनों के साथ देंगे। पर इतना ध्यान रखना है, जो मृदु जल अगर रहेगा, शुद्ध अच्छा जल रहेगा, तो ये इसके साथ ज़्यादा झाग देंगे, और अगर कठोर रहेगा तो कम झाग देंगे। कितना देंगे, कम झाग देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगला है शुद्ध जल। शुद्ध जल जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। बिल्कुल सही है, जो हमारा शुद्ध जल होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब चला जाएगा तो ये क्या करता है, इस पर उबलता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वथनांक, है उसको बोलते हैं गलनांक। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसको बोलते हैं गलनांक उसको बोलेंगे। और जबकि हमारा ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, उसको हम बोलते हैं क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक। और अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक घनत्व किस टेम्परेचर पे आता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आपका पानी जाता है तो उस पर पानी का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है, उस पर सबसे अधिक घनत्व रहेगा, सबसे अधिक घनत्व रहता है। अगला प्रश्न है कठोर जल कपड़े धोने तथा औद्योगिक कार्यों के लिए उपयुक्त है। तो बिल्कुल गलत है, कठोर जल में हम कपड़े आसानी से नहीं धो सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है
जब कठोर जल रहता है तो हमारा क्या करता है, वो ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है, झाग कम निकलता है, यानी हमारा साबुन ज़्यादा ख़त्म होगा लेकिन झाग कम होगा और हम आसानी से कपड़े भी धुल नहीं पाएंगे। अब कठोर जल का हम औद्योगिक कार्यों में निर्माण भी नहीं कर सकते, इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है जल 3 अवस्थाओं यानी कि बर्फ़ जिसको हम ठोस कहते हैं, जल जिसको हम द्रव कहते हैं, जलवाष्प से नहीं जिसमें गैस में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, जल हमारा तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है इसको हम बर्फ़ कहते हैं, द्रव में भी पाया जाता है इसको हम जल कह सकते हैं, और गैस में पाया जाता है जिसको हम जलवाष्प कह सकते हैं। तो ये तीनों अवस्था में पाया जाने वाला एक ही द्रव है, कौन सा है, वो आपका जल होता है। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर इसमें क्या कह रहा है कि जल के 3 भौतिक गुण बताइए। तो जल के 3 भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। तो लिखेंगे जल के 3 भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला है जल क्या होता है, जल आपका रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और पारदर्शी होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और पारदर्शी होता है। पहला तो ये गुण है। दूसरा गुण की बात करते हैं तो जल की अवस्था ताप पर निर्भर करती है, जो उसकी अवस्था होती है ताप पर निर्भर करती है। अगर उसको हम कम टेम्परेचर पे ले गए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए तो हमारा क्या हो गया, बर्फ़ में चला जाएगी, ये ठोस में चला जाएगा। अगर उसको हम गर्म कर दिए, थोड़ा सा टेम्परेचर को नॉर्मल रखें तो अगर टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो किस में रहेगा, तो आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जितना रहेगा वो कह रहे हैं किस में रहेगा फ्रेंड्स, तो 20-25 डिग्री तक के जब रहेगा तो उसको हम द्रव अवस्था में रखेंगे तो वो द्रव अवस्था में रहेगा। और जैसे हम 100 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा गैस में चला जाएगा। यानी कहीं कहीं जो हमारा जल होगा किस पे डिपेंड करेगा, जल की जो अवस्था होगी, ठोस कब होगी, कब गैस होगी, कब आपकी द्रव होगी, वो किस पर निर्भर करेगा, वो टेम्परेचर पर यानी ताप पर निर्भर करेगा। अगला पॉइंट है शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी क्वथनांक किसको कहते हैं, जिस पे जल उबलना लगता है उसको हम बोलते हैं क्वथनांक, और जिस पे जल आपका जमने लगता है उसको हम बोलते हैं गलनांक। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो शुद्ध जल होता है उसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर खा, जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो हम अक्सर कई 2-3 रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। पहले तो आपको क्लोरीन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम क्लोरीनीकरण कहते हैं। दूसरा आपका है पोटेशियम परमैंगनेट होता है, KMnO4 इसको बोलते हैं, KMnO4 इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसका नाम है लाल दवा। इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। इसको हम जब हम कुएं से पानी पिया जाता था उस समय ये इसकी जो पोटेशियम परमैंगनेट होता था उसको हम कुएं में घोल देते थे, तो जो कीटाणु रहते हैं वो मर जाते थे। और एक और इस्तेमाल करते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, इसका होता है फार्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इसको बोलते हैं। ठीक है, किस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहते हैं, इसका फार्मूला होता है CaOCl2। क्लोरीन Cl2 होता है, क्लोरीन को हम Cl2 बोलेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, और ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि कठोर जल एवं मृदु जल में क्या अंतर होता है। तो उत्तर में लिखेंगे जल की भिन्नता उसमें घुले हुए लवणों के कारण होती है। जो जल की भिन्नता होती है यानी कठोर और मृदुल होना किसके कारण होता है, तो उसमें जो लवण होते हैं उसके कारण होती है। उसमें उपस्थित जो लवण होते हैं उन लवणों के कारण होती है। लवणों की घुलनशीलता के आधार पर जल मृदु एवं कठोर होता है। ठीक है, 2 प्रकार के जल होते हैं। जल में कुछ लवणों की उपस्थिति हमारे के आधार पर जल स्वच्छता के लिए हानिकारक नहीं होती है। ऐसे जल को हम मृदु जल कहते हैं। जो हमारे लिए हानिकारक नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। स्वास्थ्य के लिए जो हमारे हानिकारक नहीं होती उसको मृदु जल कहते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कठोर जल। इसके विपरीत कुछ अन्य लवणों के घुले होने पर जल कुछ कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, ऐसे जल को हम कठोर जल कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि वाष्पन एवं संघनन को परिभाषित कीजिए। वाष्पन किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं, आपको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे फ्रेंड्स, जल द्रव
जल का वाष्प रूप में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। जब हम द्रव होता है, द्रव जल को हम वाष्प के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? वाष्पन कहते हैं। एवं जब हम जल वाष्प को द्रव जल के रूप में परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। यानी द्रव जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन वाष्पन कहलाएगा। एवं जल वाष्प का, अगर जल वाष्प को हम द्रव के रूप में परिवर्तित कर दें, यानी कि उसका उल्टा कर दें, और हमारा द्रव वाष्प था, पहले द्रव जल था, द्रव जल को हमने वाष्प के रूप में परिवर्तित किया था, तो हमारा वाष्पन कहलाया था। अब हमारे पास था द्रव जल को लिया और उसको किसके रूप में परिवर्तित कर दिया? उसको जल वाष्प था, जल वाष्प को हमने किस में परिवर्तित कर दिया? द्रव जल में परिवर्तित कर दिया। तो ये हमारा जो परिवर्तन क्या कहलाया? हमारा क्या कहलाया? ये हमारा संघनन कहलाया। प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि जल के शोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। जब जल का शोधन होता है, कैसे किन किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है, उन प्रक्रियाओं को आपको लिखना होगा। तो उत्तर में लिखेंगे कि घरों में नालों द्वारा पहुँचने से पूर्व जल का शुद्धिकरण, जो नालों द्वारा जो घरों में पानी पहुँचता है उससे पहले जल का शुद्धिकरण किया जाता है। और निम्नलिखित चरणों में होता है। वो कौन कौन से चरण होते हैं आइए जानते हैं। पहला आपका होता है तलछटीकरण। तलछटीकरण क्या होता है? तो आइए जानते हैं। तलछटीकरण में क्या जाता है? नदी के जल को पंप द्वारा तलछटीकरण हेतु एक टंकी में एकत्र किया जाता है। जो नदी के जल होते हैं उसको क्या किया जाता है? पंप द्वारा एक तलछटी करने के लिए एक टंकी में उसको हम एकत्रित करते हैं। कुछ समय बाद टंकी की तली में निलंबित अशुद्धियाँ बैठ जाती हैं। ठीक है, कुछ समय बाद आप देखते हैं कि जो अशुद्धियाँ होती हैं वो टंकी के तली में बैठ जाती हैं। तलछटीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए क्या करते हैं? हम उसमें पोटेशियम, उसमें हम फिटकरी डालते हैं, जिसका फार्मूला होता है कि SO4Al2SO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसका फार्मूला होता है। एक तो पहली बात हम फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम क्लोरीन का वहाँ पे इस्तेमाल, ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं तलछटीकरण के लिए। तो जो उसमें जो कुछ बड़े बड़े क्लॉटेड होते हैं वो बैठ के नीचे चले जाएंगे, उससे रिएक्शन करके जो शुद्धियाँ होंगी वो नीचे बैठ जाती हैं। अगले प्रोसेस में देखते हैं। अगला प्रोसेस में क्या करना था? छानना। छानने में क्या किया जाता है कि तलछटी के बाद जल को कोयला, एक्टिवेटेड कार्बन, जिसको हम कहते हैं, कंकड़ों एवं रेत बालू की कई परतों से होकर छानते हैं। क्या फिर किया जाता है? उसको कई परतों से जो पानी होता है उसको छाना जाता है, जिससे क्या होगा कि धूल तथा घुलनशील अशुद्धियाँ जो होती हैं दूर हो जाती हैं। कोयला जो होता है एक्टिवेटेड, जिसको हम कार्बन कहते हैं, रंग तथा गंध को दूर करता है। कोयला क्या करता है? जो रंग होती है और जो गंध होती है उसको भी दूर कर देता है, इसलिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं उसमें छानने में। अगला पॉइंट है, फिर हम क्या करते हैं? उसका क्लोरीनीकरण कहते हैं। क्लोरीनीकरण में क्या होता है कि क्षनित जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ये उसका फार्मूला होता है CaOCl2, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। या क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्लोरीन जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। क्लोरीन का कार्य क्या होता है? जो जल में उपस्थित कीटाणु होते हैं उसको नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोरीनीकरण कहते हैं। इस प्रकार से आपका जो जल होता है शुद्ध हो जाता है, उसको आपको फिर से पीने के योग्य बना दिया जाता है, आपके घरों में पहुंचा दिया जाता है, आप बिल्कुल बेझिझक होकर उस पानी को पीते हैं। तो इस प्रकार से आपको नदियों का पानी भी पिला दिया जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।